गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मटेरियल साइंस का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और कल की क्लास में से कंप्लीट करके इस पर आए हुए सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो कौन बच्चा मुझे बताएगा कि आयरन कार्बन डायग्राम से आप क्या समझते हो। इससे पहले अगर आपने आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में कुछ भी पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। फिर एक एक पॉइंट करके सारी चीजें इसके बारे में समझ लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की बात करेंगे, इवन किसी टॉपिक से मटेरियल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, लेकिन अगर आप आयरन कार्बन डायग्राम की बात करोगे तो यहां से हमेशा ही हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जेई लेवल के एग्जाम जो होते हैं, या आप इसरो वगैरह की आप बात करते हो, ठीक है, इसरो वगैरह के भी जो एग्जाम होते हैं, यहां से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाना है। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, आयरन कार्बन डायग्राम की हम बात करें तो आप सभी ने आयरन कार्बन डायग्राम देखा होगा, ठीक है, और ये किस तरह का दिखाई देता है। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाता जाऊंगा तो आप कुछ और चीज नोट्स में बनाएं या ना बनाएं, लेकिन इस डायग्राम की आप एक दो बार बना बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर सारा का सारा डायग्राम आप कहीं पर देखोगे, किसी बुक में देखोगे, ठीक है, या किसी नोट्स वगैरह में देखोगे, तो डायग्राम को एक साथ देखने में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है कि किस तरह से डायग्राम बना है या क्या क्या पॉइंट यहाँ पर आपको देखने हैं। तो आज आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक कॉपी लेकर बैठो और आप अपने से भी इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करो। हर एक पॉइंट को मैं समझाते जाऊंगा, रिलेट करते जाएंगे और साथ ही साथ डायग्राम को बनाते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ऐसा करता हूं, मैं एक पेज ले लेता हूं और इस पेज पर हम क्या करेंगे, इस पेज पर हम आयरन कार्बन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे, जो डायग्राम आपने देखा होगा, ये डायग्राम आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, अगर बिल्कुल लेफ्ट साइड की आप बात करोगे तो यहां पर आपको एक इस तरह से वर्टिकल लाइन दिखाई देती है, ठीक है, और फिर नीचे हॉरिजॉन्टल पर आपको एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देती है, ठीक है, और राइट साइड फिर से एक वर्टिकल लाइन आपको दिखाई देगी। लाइनें क्या होती हैं, क्या बताती हैं, आयरन कार्बन डायग्राम में हम क्या पढ़ते हैं, हर एक चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट बच्चे, अगर हम यहां पर देखें तो आयरन कार्बन डायग्राम जो बनाया जाता है, ये आपका बनाया जाता है टेम्परेचर वर्सेस वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये डायग्राम जो आपका बनाया जाता है, ये किस किस के बीच में होता है, ये आपका होता है टेम्परेचर वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, जिसे मैं पूरा ना लिखकर शॉर्ट में किस तरह से लिख सकता हूं, वेट परसेंटेज कार्बन। यानी कि यहां पर जो कार्बन लिया जाता है ये वेट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक है, वेट परसेंटेज में लिया जाता है। दो तरीके से हम किसी चीज का कंपोजिशन देखते हैं, एक बाय वॉल्यूम, एक बाय वेट। ठीक है, यहां पर बाय वेट हम कंसिडर करने वाले हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि कार्बन का साइज कैसा होता है, अगर आप कार्बन का साइज कंपेयर करते हैं आयरन से, तो आयरन मैंने आपको बताया था 26 Fe 56, और कार्बन की अगर आप बात करोगे तो ये होता है 6C12। यानी कि आयरन जो होगा, आयरन आपका कैसा होता है, साइज में बड़ा होगा, और अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आयरन हो गया, और ये आपका होता है कार्बन। तो कार्बन साइज में छोटा होता है और आयरन साइज में बड़ा होता है, ये आप पहले से जानते होंगे, एक बार मैंने आपको फिर से बता दिया। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब इस डायग्राम की हम बात करते हैं तो ये डायग्राम आपको जो बनाया जाता है, ये टेम्परेचर और वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन के बीच में बनाया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इसका जो लिया जाता है, ये हम वर्टिकल एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या लेते हैं, यहां पर हम इसका टेम्परेचर लेंगे,
और ये टेम्परेचर रहने वाला है डिग्री सेल्सियस में। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की हम बात करते हैं तो यहां पर हम लेते हैं वेट परसेंटेज का। क्लियर है? चलिए दूसरा बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ठीक है, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आयरन कार्बन डायग्राम बेसिकली डिफरेंट फेजेस की बात करता है। यहां पर जब हम आयरन में कार्बन मिलाते हैं तो अलग अलग फेज हमें मिलते हैं, ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम बेसिकली उन्हीं की ही बात करता है। कितनी आयरन में आप कार्बन की परसेंटेज मिलाते जाओगे और आपका कौन सा फेज मिलेगा, ये डायग्राम हमें बताता है आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। तो बाकी अगर मैं आपसे कहूं कि इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो आयरन कार्बन डायग्राम को फेज डायग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसी डायग्राम को हम फेज डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि ये आयरन कार्बन को मिलाने पर जो अलग अलग फेज हमें मिलते हैं उनकी बात करता है। तो इसी डायग्राम को और कौन सा डायग्राम कहा जाता है, इसी डायग्राम को कहते हैं फेज डायग्राम, क्योंकि यह डिफरेंट फेजेस की बात करता है, ठीक है। तो सर यहां पर बेसिकली वर्टिकल लाइन से क्या मतलब है? अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें, ये वर्टिकल लाइन एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, ये वर्टिकल लाइन हमें क्या बताती है, ठीक है बच्चे। यहां पर इन लाइनों के बीच में जो हमें मिलेंगे ये अलग अलग फेज होते हैं, लेकिन अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो यहां पर क्या है, यहां पर आयरन में 0% ऑफ कार्बन। अगर आयरन में कुछ भी कार्बन नहीं मिलाया गया है तो कोई फेज नहीं होगा। भाई हमने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यहां पर हम बेसिकली बात करते हैं, जब हम आयरन में कार्बन मिलाते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग परसेंटेज पर हम अलग अलग फेज मिलते हैं, उसकी हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। लेकिन अगर आयरन में कार्बन मिलाया ही नहीं गया है तो उस केस में कोई फेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमें क्या दिखती है, एक वर्टिकल लाइन दिखती है। ये वर्टिकल लाइन हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि आयरन कैसा है, प्योर है। आयरन कैसा है, प्योर है, यानी कि उसमें कार्बन नहीं मिलाया गया है। एक लाइन आपकी इधर है। फिर ये लाइन क्या बताती है, ये लाइन हमें बताती है कि एक मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन की आयरन में मिलाने के बाद इसके फेज में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि हमें एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, कोई भी फेज हमें नहीं दिखाई देगा। फिर बात आती है कि ये कितनी परसेंटेज पर होती है, ठीक है। तो बच्चे इस लाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें मिलता है सीमेंटाइट, यहां पर हमें मिलता है सीमेंटाइट, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3C, ठीक है। और सीमेंटाइट आपका कोई फेज नहीं होता है, यह कोई फेज नहीं होता है। सीमेंटाइट क्या होता है, सीमेंटाइट एक कंपाउंड होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि सीमेंटाइट कोई फेज नहीं है। हमने कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज को आयरन में मिला दिया है, अब यहां पर फेज वेज मिलना सब बंद हो गया है, हमें एक वर्टिकल लाइन मिल रही है। और हमें पता चला कि जब हम आयरन में कार्बन की परसेंटेज 6.67% मिलाते हैं, जो कि मैक्सिमम परसेंटेज है कार्बन की, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, उस केस में हमें कोई फेज ना मिलकर क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है। इस कंपाउंड को ही हम बोलते हैं सीमेंटाइट, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3C होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि आयरन कार्बन डायग्राम को फेज डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि हम यहां पर डिफरेंट फेजेस की स्टडी करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया यह डायग्राम जो बनाया जाता है, ये डायग्राम आपका टेम्परेचर और वेट परसेंटेज कार्बन के बीच में बनाया जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड में एक वर्टिकल लाइन है जो कि प्योर आयरन के लिए है, यानी कि यहां पर हम किसी फेज की बात नहीं कर रहे हैं। कार्बन की परसेंटेज आयरन में कितनी है, 0 है। फिर मैंने आपको बताया कि राइट साइड में एक लाइन हमें दिख रही है जो हमें बताती है कि आयरन में कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज मिल चुकी है, इससे ज्यादा मिलाने पर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, इवन सोल्युबिलिटी भी कार्बन की नहीं हो पाएगी। ये होती है 6.67%, और इस पर हमें जो मिलता है सीमेंटाइट मिलता है, इसका फॉर्मूला Fe3C होगा। और सीमेंटाइट कोई फेज ना होकर क्या होता है, अपने आप में एक कंपाउंड होता है। बोलो बच्चों, जितने पॉइंट मैंने आपको भी बताए हैं सारे क्लियर हैं?
अगर क्लियर हैं तो बोलिएगा यस, और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, डायग्राम जितना आसान आपको लगेगा उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है। अगर आप चीजों को ध्यान से सुनोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नोट करते जाओ, ऐसे नोट करोगे तो यहां से आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। आफ्टर ऑल हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर पढ़ाई जो करनी है वो क्वेश्चन को लेकर करनी है, ठीक है, कि किस तरह से हम अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मेन टारगेट आपका ये रहेगा, बेसिक कंसेप्ट बनाओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, क्वेश्चन क्लियर करो, आगे बढ़ जाओ। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चे इसमें अगर थोड़ा सा आगे चलें तो इस डायग्राम का एक और नाम होता है, ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, इसे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम भी कहा जाता है, ठीक है, कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज, या it is also called as iron carbon इक्विलिब्रियम डायग्राम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, इसे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं बच्चे, क्योंकि ऐसा डायग्राम बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल होकर देखें तो यहाँ पर जो हम बातें करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम को बहुत स्लो लेकर चलते हैं। अगर हम हीटिंग की बात करें या कूलिंग की बात करें इस डायग्राम को बनाने के लिए, तो बहुत ज्यादा धीरे 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 हम क्या करते हैं, आयरन और कार्बन को गर्म करते हैं और बहुत धीरे 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 ठंडा करते हैं, ठीक है। इतना कम रेट रखते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ठीक है। इस डायग्राम को स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा स्लो कूलिंग रखी जाती है, बहुत ज्यादा स्लो हीटिंग रखी जाती है, तो इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो फेज हमें मिलते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो आपका होता है ट्रिपल टी कर्व, आपने शायद पढ़ा भी होगा, आगे चलकर उसका डिस्कशन करेंगे। तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो ट्रिपल टी होता है, ठीक है। वहां पर हम रैपिड कूलिंग की बात करते हैं, सडन कूलिंग की बात करते हैं, क्विंचिंग की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम आयरन कार्बन डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हीटिंग की जाती है वो बहुत धीरे धीरे हीट होता है, ठीक है। स्लो हीटिंग की हम बात करते हैं, जो ठंडा करते हैं वो भी बहुत धीरे 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 ठंडा किया जाता है, यानी कि स्लो कूलिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो इसे इक्विलिब्रियम डायग्राम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कूलिंग होने वाली है वो स्लो होगी, स्लो कूलिंग, और जो हीटिंग होती है वो भी कैसी होती है, धीरे धीरे होती है, स्लो हीटिंग कंडीशन, स्लो हीटिंग कंडीशंस। तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इसी वजह से हम इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम डायग्राम, इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है। और इतना ज्यादा धीरे धीरे होने वाला है, इतनी ज्यादा धीरे धीरे इसे गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकली हम ऐसा मानकर चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट आपके दिए गए। तो इसे हमने फेज डायग्राम कहा, इसे हमने आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम कहा, ठीक है। तो ये सभी इसके नाम होते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसी होती है, टाइम डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, जो चेंजेस होते हैं, ये कैसे होते हैं, टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट शोज टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इट शोज टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इट शोज टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है वो कैसी होती है, टाइम डिपेंडेंट होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बेसिकली पॉइंट नहीं है, अपने आप में क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे गए हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो टाइम डिपेंडेंट रहने वाली है,
इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए रखकर चलते हैं। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? स्लो कूलिंग और स्लो हीटिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं। फेज डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट फेज को ऑब्जर्व करने वाले हैं। किस किस के बीच में बनाया जाता है? ये आपका टेम्परेचर और वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन के बीच में बनाया जाता है। ठीक है, किस तरह का दिखता है? आपका लेफ्ट साइड में एक लाइन होती है जो कि प्योर आयरन के लिए है, यानी कि इसमें 0% ऑफ कार्बन है। राइट साइड आप देखोगे तो सीमेंटाइट आपको दिखता है जो कि Fe3C है, एक कंपाउंड है और इसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है 6.67%। ये सारे पॉइंट है आपको जो याद रखने हैं। चलिए तो डायग्राम बनाने स्टार्ट करते हैं, और यहां पर मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, और इसी तरह से एक दो बार डायग्राम बनाएंगे और ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें मैं एक ही डायग्राम में लेकर नहीं आऊंगा क्योंकि उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, आप जो बेसिक पॉइंट है वो नहीं समझ पाओगे। तो 2 से 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे हमको। आज एक डायग्राम बनाते हैं, अगली क्लास में फिर अगला, इस तरह से हम चलेंगे धीरे धीरे। चलिए तो बच्चे डायग्राम बनाना अगर स्टार्ट करें, ठीक है, तो इस तरह से यहां से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं। तो ये डायग्राम आपने देखा होगा बहुत बार, इस तरह से डायग्राम आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, एक एक करके उन सभी पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 0 हो गया। अगर इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हम कार्बन की परसेंटेज की बात करते हैं तो ये होती है 0.008। ठीक है, इस पॉइंट की अगर हम बात, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम चलें तो यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है, यहां पर कार्बन की जो परसेंटेज होती है ये होती है 0.25। अगले पॉइंट की तरफ अगर चलें तो यहां पर कार्बन की परसेंटेज होती है 0.8। ठीक है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, यहां पर देखिए टेम्परेचर भी आपको साथ ही साथ इसके देखने हैं। ठीक है, अगर यहां के टेम्परेचर की आप बात करते हो तो ये होता है 723 डिग्री सेल्सियस। जहां जहां पर मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बता रहा हूं, जहां जहां पर मैं आपको कार्बन की परसेंटेज के बारे में बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बनाकर दिखाया, यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज 0.08। ठीक है, फिर यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज 0.025, फिर यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज 0.8, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं इसे आगे तक मिला दूं, मैं इसे यहां तक मिला दूं, ठीक है, तो यानी कि इस पूरी लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर हमें मिलने वाला है ये होता है 723 डिग्री सेल्सियस। फिर बच्चे मैंने आपको एक टेम्परेचर और बताया था कल, तो उसे भी मैं बना देता हूं। इस तरह से एक सीधी लाइन में बना देता हूं, ये सीधी लाइन मैंने बना दी। और कल मैंने आपको एक टेम्परेचर बताया था कितना, 768 डिग्री सेल्सियस। कल एक टेम्परेचर मैंने आपको बताया था जो कितना था, 768 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। कल मैंने आपको एक टेम्परेचर बताया था जो कि था 768 डिग्री सेल्सियस,
और इस टेम्परेचर को कहा जाता है क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आपको मिला 723 डिग्री सेल्सियस मिला, इससे थोड़ा सा आप ऊपर चले 768 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पॉइंट की अगर आप बात करोगे, यहाँ पर जो टेम्परेचर मिलेगा ये होगा 910 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से जब आप थोड़ा सा और ऊपर चलोगे, मैंने कहा कि हम यहाँ तक आ गए और ये मैंने इसे पूरा यहाँ तक मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर आपको मिलने वाला है, ठीक है, ये आपका होगा कितना 1147 डिग्री सेल्सियस, 1147 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज की जरूरत भी पड़ने वाली है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम कार्बन की परसेंटेज की बात करते हैं तो ये आपका होता है 2.0। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कार्बन की परसेंटेज की बात करते हैं तो ये होती है 4.3%। जल्दी से एक बार सारे टेम्परेचर और हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी कार्बन की परसेंटेज है देखिएगा, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो अभी तक मैंने आपको टेम्परेचर बताया है 723 डिग्री सेल्सियस, एक टेम्परेचर हमने देखा 768 डिग्री सेल्सियस, फिर 910 पर आए, फिर 1147 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज 2 और यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज 4.3%। ठीक है, चलिए तो बच्चे इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चलें तो और हमें यहाँ पर पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, अगर इस पॉइंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर चलें, ये पूरा मिला दे तो यहाँ पर होता है 4492 डिग्री सेल्सियस, और इससे ऊपर अगर हम देखें तो 539 डिग्री सेल्सियस। तो सारे टेम्परेचर हमने लिख लिए हैं। इसी तरह से जो बाकी के पॉइंट है, जो कार्बन की परसेंटेज हमें देखनी है, एक पॉइंट इस पर देखनी है, यहाँ पर कितनी रहती है, एक पॉइंट हमें यहाँ पर देखनी है कितनी रहती है, एक पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है कितनी रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर रहती है 0.1। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहती है 0.15, और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहती है 0.55। ठीक है, तो हर एक पॉइंट की कार्बन की परसेंटेज, हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, 1400 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर 1492 डिग्री सेल्सियस, और उससे ऊपर 1539, 0.1, 0.15, 0.55। ठीक है, वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन ये यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, बोलो भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है? बहुत आसान है, सिंपल है, साथ ही साथ बनाते रहिएगा, समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बच्चे ध्यान से देखिएगा, एक स्लाइड और खोल लेते हैं, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, साथ के साथ लिखते रहेंगे। डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फेजेस। चलिए बच्चे ध्यान से देखिएगा। बच्चे यहां पर जो ये सारा पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अल्फा। ये पूरा आपको इस लाइन के अंडर दिख रहा है ना, ये लाइन यहां से और ये पूरा जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं अल्फा। ठीक है, इसके ऊपर ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है गामा। ठीक है, इसके ऊपर ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। ये पूरा आपको दिख रहा है, इसे बोला अल्फा। यहाँ पूरा एक हिस्सा आपको दिख रहा है, पूरा रीजन आपको दिख रहा है, इसे हम बोल रहे हैं गामा।
और ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है इसे हम बोल रहे हैं डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं एल, क्योंकि यहाँ पर आयरन जो होगा, ठीक है, या पूरा ये सॉल्यूशन जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। इन लाइनों के अगर ऊपर हम जाएं तो सब कुछ क्या है, मोल्टन फॉर्म में है, और इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं एल, यानी कि सब कुछ क्या है, लिक्विड है, ठीक है। ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया अल्फा, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बताया गामा, ये वाला मैंने आपको बताया डेल्टा। अल्फा बच्चे यहाँ पर जो होता है इसको बोला जाता है अल्फा फेराइट, ठीक है। एक फेज है अल्फा फेराइट भी। तो अल्फा जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है अल्फा फेराइट, इसको हम बोलते हैं अल्फा फेराइट। अल्फा जो लिखा हुआ है इसको बोला जाता है अल्फा फेराइट। अब बात आती है कि सर ये अल्फा फेराइट क्या होता है, ठीक है। तो अल्फा फेराइट क्या है, अल्फा फेराइट इज डिफाइंड एज, अल्फा फेराइट इज defined as interstitial solid solution of carbon in अल्फा आयरन, कार्बन इन अल्फा आयरन। अल्फा फेराइट क्या है, ठीक है। अल्फा फेराइट को हमने यहाँ पर क्या क्या कहा, अगर अल्फा आयरन में हम कार्बन मिलाते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि क्या है, एक सॉलिड सॉल्यूशन है। आपने जब अल्फा आयरन में कार्बन मिलाया तो जो सॉलिड सॉल्यूशन बना इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा फेराइट कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये तो सही है। फिर बात आती है कि इंटरस्टिशियल वर्ड हमने किस चीज के लिए यूज किया। फिर बात आती है कि हमने एक वर्ड यहां पर यूज किया है इंटरस्टिशियल, एक वर्ड हमने यहां पर यूज किया इंटरस्टिशियल। इससे क्या मतलब है, इंटरस्टिशियल एक वर्ड हमने यूज किया यहां पर इंटरस्टिशियल। इसका क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब सिंपल सा होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम बात करते हैं आयरन के साइज की तो ये कैसा होता है, बड़ा होता है। आयरन का जो एटॉमिक वेट है मैंने आपको लिखकर दिखाया, ये कितना होता है, 56 होता है। तो आयरन कैसा है, साइज में बड़ा है। और इस तरह से कुछ एटम्स का अरेंजमेंट होता है, ये बात भी हम कर चुके हैं। आयरन साइज में कैसा है, बड़ा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एटॉमिक अरेंजमेंट की हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो बच्चे जहां पर आपको इसमें गैप दिख रहा है, ठीक है, आपको यहां पर गैप दिख रहा है, तो कार्बन आता है और इस गैप में आकर सेट हो जाता है। कार्बन आएगा और इस गैप में आकर सेट हो जाता है, ठीक है। और इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल पोजीशन। कार्बन साइज में कैसा है, छोटा है। आयरन साइज में कैसा है, बड़ा है। इस तरह से एटम्स का अरेंजमेंट हुआ और कार्बन जाकर यहां पर सेट हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन, ठीक है। इसी की वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इसी वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन, ठीक है। जब अल्फा आयरन में कार्बन को मिलाया गया तो कार्बन जाकर कुछ इस तरह से सेट हुआ, ठीक है। और इस तरह का जो हमें सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही कहा जाता है अल्फा फेराइट। तो अल्फा फेराइट इज डिफाइंड एज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन, ठीक है। और अगर अल्फा आयरन की हम बात करें, अल्फा आयरन के बारे में सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं क्या, ठीक है। अल्फा आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। अगर नंबर ऑफ एटम्स की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक की हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अल्फा आयरन विच इज, ठीक है, अल्फा आयरन
अल्फा आयरन, ठीक है, अल्फा आयरन की कहानी है ये। अल्फा आयरन विच इज प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन having PCC structure, having PCC structure, average number of atom is 2, average number of atom is 2, and magnetic in character, and magnetic in character, and magnetic in character। तो ये सारी कहानी हो गई अल्फा फेराइट की। अल्फा फेराइट क्या है, बेसिकली एक फेज है, और अल्फा फेराइट नाम का जो फेज हमें मिल रहा है, ये कहां पर हमें मिल रहा है, जब हम आयरन कार्बन डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई किसकी, ये सारी कहानी हो गई अल्फा फेराइट, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा फेराइट जो आपका मैग्नेटिक इन कैरेक्टर है, ये किस टेम्परेचर तक है, ठीक है, अप टू 768 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग हीटिंग, ठीक है। हमने जो लिखा है कि मैग्नेटिक इन कैरेक्टर है, और ये मैग्नेटिक इन कैरेक्टर कब तक रहने वाला है, अप टू 768 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग हीटिंग, ठीक है, अप टू 768 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग हीटिंग, अप टू 768 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग हीटिंग, अप टू 768 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग हीटिंग, ठीक है। तो अल्फा फेराइट क्या है, अल्फा फेराइट इज डिफाइंड एज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन से क्या मतलब है, ये मतलब है इसका, ठीक है। फिर बात आती है अल्फा आयरन की। अल्फा आयरन क्या है, विच इज प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। अल्फा आयरन जो है, मैंने आपको कल भी बताया था, अल्फा आयरन प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, ठीक है। पीसीसी उसका स्ट्रक्चर होता है, एवरेज नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, और ये मैग्नेटिक इन कैरेक्टर होता है। ये सारी बातें किसकी की गई हैं, ये सारी बातें अल्फा आयरन की गई हैं, ठीक है। इतनी इंग्लिश आप सभी को आती होगी, आप सभी लोग इतना समझते होंगे। चलिए, तो यहां तक की कहानी हो गई अल्फा आयरन की। अल्फा आयरन के बाद आप देखोगे गामा, ठीक है, और इसे बोला जाता है गामा ऑस्टेनाइट, ठीक है। फिर आप देखोगे यहां पर गामा, और गामा का भी नाम यहां पर क्या आता है, गामा ऑस्टेनाइट। और गामा ऑस्टेनाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल साइंस में, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी फॉर्मिंग ऑपरेशन आप कर सकते हो, ये आप गामा आयरन पर ही कर सकते हो, क्योंकि इसका एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। इसकी फॉर्मिंग करना, मशीनिंग करना थोड़ा सा आसान होता है। पीसीसी आपका जो होता है ये ब्रिटल होता है, ठीक है, तो यहां पर मशीनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो सेकंड आप जो फेज इसमें देखने वाले हो, ये कौन सा है, गामा ऑस्टेनाइट, ठीक है। तो गामा ऑस्टेनाइट आप कैसे बोलोगे भाई, गामा आयरन में आपने कार्बन मिलाया, गामा आयरन में आपने कार्बन मिलाया, तो जो आपको मिला वो क्या हो गया, गामा ऑस्टेनाइट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्या, गामा आयरन। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्या, गामा ऑस्टेनाइट। चलिए, सेकंड हम यहाँ पर देखने वाले हैं गामा ऑस्टेनाइट। गामा ऑस्टेनाइट क्या बोलोगे, गामा ऑस्टेनाइट इज डिफाइंड एज इंटरस्टिशियल, गामा ऑस्टेनाइट, गामा ऑस्टेनाइट इज डिफाइंड एज interstitial solid solution of interstitial solid solution of कार्बन इन गामा आयरन, ठीक है। ये तो बात हुई गामा ऑस्टेनाइट की। अब गामा आयरन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। गामा आयरन क्या है, विच इज हैविंग एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एवरेज नंबर ऑफ एटम इज कितने, 4, एंड नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। गामा आयरन क्या है, विच इज प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, विच इज
pure form of iron, which is pure form of iron having FCC crystal structure, having FCC crystal structure and average number of atom is 4, non-magnetic in nature, non-magnetic in nature। और अगर सही ग्रामर की बात करोगे तो यहां से आप क्या करोगे, एंड हटाकर कोमा लगाओगे और यहाँ कोमा हटाकर क्या लगा दोगे, एंड लगा दोगे। यहाँ एंड आ जाएगा और यहाँ पर कोमा लगा जाएगा। तो ये आपका हो गया गामा ऑस्टेनाइट। क्या किया, गामा आयरन में जब आपने कार्बन मिलाया तो कहां पर गया, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर गया। गामा आयरन क्या है, गामा आयरन आयरन की एक प्योर फॉर्म है जिसका एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, एवरेज नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं और नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है। ये सारी कहानी रहने वाली है गामा ऑस्टेनाइट की। और गामा ऑस्टेनाइट आपको कहां पर देखने को मिलता है, यहां पर आपको गामा ऑस्टेनाइट देखने को मिलता है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है, इतनी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है, इतनी बात आपको समझ में आती है, बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आपका तीसरा आप देखोगे। ठीक है, तो ये आपका अल्फा फेराइट, यहां से हमें मिला गामा ऑस्टेनाइट, फिर क्या है, फिर मिलेगा डेल्टा फेराइट। सेम चीज रहने वाली है। ठीक है, डेल्टा फेराइट के लिए भी सेम चीज रहने वाली है, इसी तरह से हम उसको भी लिख सकते हैं। अगर आप डेल्टा फेराइट की बात करोगे तो डेल्टा फेराइट को भी आप इसी तरह से लिख सकते हो। डेल्टा फेराइट को भी आप इसी तरह से डिफाइन कर सकते हो। उसके ऊपर आप देखोगे क्या, डेल्टा फेराइट। तीसरा आपका क्या है यहाँ पर, डेल्टा फेराइट, डेल्टा फेराइट। सेम वही कहानी भाई, आयरन की तीसरी फॉर्म क्या थी, डेल्टा आयरन। और जब आप डेल्टा आयरन में कार्बन मिलाओगे तो कार्बन कहां पर जाएगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर। ठीक है, तो डेल्टा फेराइट इज डिफाइंड एज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन डेल्टा आयरन। अब भाई डेल्टा आयरन क्या है, डेल्टा आयरन इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन हैविंग PCC crystal structure and average number of atom is 2 and non-magnetic in nature। ठीक है, तो डेल्टा फेराइट आपका क्या हो जाता है, डेल्टा फेराइट इज डिफाइंड एज, डेल्टा फेराइट, डेल्टा फेराइट is defined as, is defined as interstitial, interstitial solid solution of, interstitial solid solution of carbon in delta iron which is pure form of iron, pure form of iron having PCC crystal structure, comma having BCC crystal structure, comma average number of atom is 2, average number of atom is 2, average number of atom is 2 and non-magnetic in nature, and non-magnetic in nature।
बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है, सारे सिंपल से पॉइंट है, और जब हम यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे आप समझ जाओगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, बस आपको अभी हर एक पॉइंट को समझते जाना है, हर एक पॉइंट को रिलेट करते जाना है। बाकी बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन कब? जब आप एक एक करके सारी चीजों को रिलेट करते चलोगे। ठीक है, चलिए चौथी डेफिनेशन हमें यहाँ पर जो देखनी है, ये आपकी है किसको लेकर? ये आपकी है सीमेंटाइट को लेकर। ठीक है, फोर्थ डेफिनेशन आपको जो देखनी है, ये आपकी है सीमेंटाइट को लेकर। और सीमेंटाइट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर सीमेंटाइट की आप बात करोगे तो सीमेंटाइट होता है Fe3C, जो कि एक कंपाउंड है, और मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन की अगर इसमें हम बात करते हैं तो कितनी होती है? 6.67%। तो सीमेंटाइट क्या आप अगर बात करोगे तो सीमेंटाइट क्या है? एक कंपाउंड है, Fe3C। ठीक है, और मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन इन इट कितनी होती है? 6.67% होती है, जो कि एक बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, पेपर में आपकी पूछी जाए। तो आप क्या बोल सकते हो? सीमेंटाइट इज डिफाइंड एज एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, क्या बोल सकते हो? सीमेंटाइट इज defined as the interstitial compound of iron and carbon। यानी कि ये कोई फेज नहीं है। अगर आप सीमेंटाइट की बात करोगे तो सीमेंटाइट कोई फेज नहीं है। सीमेंटाइट क्या है? सीमेंटाइट एक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe3C। ठीक है, Fe का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। अगर Fe की आप बात करोगे तो Fe का मतलब होता है आयरन। ठीक है, और किस तरह से लिखते हो? 26 Fe 56। अगर C की आप बात करोगे तो C यहाँ पर होता है कार्बन, और किस तरह से आप लिखते हो? 6C12। बहुत बेसिक चीजें हैं, जीरो लेवल से एकदम उठा रहा हूं, हर एक चीज को रिलेट कर रहा हूं। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन है बिल्कुल आप बता सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखने वाले हैं यहां तक, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है, कोई हैरानी है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। एक बार सारी चीजें आज हम रिलेट कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या कवर किया है। ठीक है, और बाकी का डिस्कशन इसका अगली क्लास में करते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा इस पर, ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। देखिए, थ्योरी को समझने का जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है तो आप थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन डिस्कस करो, तो थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मिल पाती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे तो ये नहीं समझ में आता है कि काम की इंफॉर्मेशन क्या है। हर एक लाइन आप याद नहीं रख सकते हो, हमारे काम का क्या है इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर आप इंटरव्यू की तैयारी ना करके किसकी तैयारी कर रहे हो? रिटन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो रिटन को निकालने के कुछ शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि कीवर्ड को दिमाग में रखना, कीवर्ड क्या होते हैं जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज हमने बात की है आयरन कार्बन डायग्राम की। इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये जो डायग्राम आपका बना होता है टेम्परेचर वर्सेस वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन के बीच में बना होता है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पर जो ली गई है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका टेम्परेचर लिया गया है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस की अगर आप बात करोगे यहाँ पर वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन लिया गया है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया इसको फेज डायग्राम हम बोलते हैं। फेज डायग्राम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं जिनकी स्टडी हमें करनी होती है। तीसरा मैंने आपको बताया कि इसे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर रेज किया गया है, जो टेम्परेचर बढ़ाया गया है, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर राइज किस तरह से हुआ है आप देख सकते हो कि 723 डिग्री सेल्सियस पर एक पॉइंट की हमने बात की, फिर उसके ऊपर 768 डिग्री सेल्सियस, 910, 1147, 1400, 1492 और उसके ऊपर 1539 डिग्री सेल्सियस।
तो टेम्परेचर को यहाँ पर बहुत धीरे 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 करके बढ़ाया गया है। इसी तरह जब कूलिंग की बात करते हैं, ये तो हीटिंग की बात हो गई, जब कूलिंग की बात करते हैं तो कूलिंग भी बहुत धीरे 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 की जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम कहते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज होना, परिवर्तन होना, ठीक है। तो यहाँ पर होने वाले जो चेंजेस होते हैं, यहाँ पर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, ये टाइम पर डिपेंड करेंगे। भाई आप किस चीज को हीट कर रहे हो तो समय तो लगेगा ही, और हीटिंग भी कैसी कर रहे हो, बहुत स्लो हीटिंग कर रहे हो, यानी कि इनफाइनाइट टाइम की आप बात कर रहे हो। आप किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो लेकिन बहुत धीरे 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 पता नहीं कितने टाइम में जाकर ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने वाली है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर हमने डायग्राम देखा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट में आप अगर जाओगे, ठीक है, सबसे इधर वाले कोने पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर कोई भी फेज नहीं है, एक सीधी लाइन हमें दिख रही है क्योंकि कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 0 है। राइट में अगर आप जाओगे तो एक सीधी लाइन आपको दिख रही है, कोई भी फेज नहीं दिख रहा है क्योंकि कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 6.67% है, ठीक है। इसके बीच में जो टेम्परेचर है 723, 768, 910, 1147, 1400, 1492, 1539 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर अल्फा मिला, यहाँ गामा मिला, यहाँ डेल्टा मिला। कार्बन की परसेंटेज 0, फिर 0 आगे 0.008, 0.025, 0.82, 4.3, 0.55, 0.15, 0.1, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस की डेफिनेशन बताई, अल्फा फेराइट क्या होता है, गामा ऑस्टेनाइट क्या होता है, डेल्टा फेराइट क्या होता है, ठीक है। और सीमेंटाइट हमारा एक कंपाउंड होता है आयरन और कार्बन का। अल्फा फेराइट, गामा ऑस्टेनाइट और डेल्टा फेराइट के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि हमारी जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है और इसमें जो हमने कार्बन मिलाया उसी से हमें क्या मिलता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक फेज मिलता है। अगर हमने अल्फा आयरन लिया, अल्फा आयरन में हमने कार्बन मिलाया तो हमें क्या मिला, अल्फा फेराइट मिला, ठीक है। अगर हमने गामा आयरन लिया, गामा आयरन में कार्बन मिलाया तो गामा ऑस्टेनाइट मिला। हमने डेल्टा आयरन लिया, डेल्टा आयरन में कार्बन मिलाया तो हमें क्या मिला, डेल्टा फेराइट मिला। यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई भी कंफ्यूजन है मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी फिर हम थोड़ा सा आज एक पॉइंट और देख लेते हैं कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो स्टील और कार्बन हम रखते हैं, कास्ट आयरन हम रखते हैं, वो कितनी परसेंटेज को लेकर होता है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको यही बता देता हूं, क्या इस डायग्राम से जो हम स्टील और कास्ट आयरन को अलग अलग रखते हैं कितना होता है, ठीक है। तो एक सीधी लाइन हम यहां से खींच लेते हैं इस पर, चलिए। तो यहां से लेकर बच्चे यहां तक जो रहने वाला है ये आपका होता है कास्ट आयरन, यानी कि कार्बन की परसेंटेज 2 से लेकर 6.67% तक अगर हम जा रहे हैं तो हमें मिलता है कास्ट आयरन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यहां से लेकर यहां तक तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है, एक छोटा सा पॉइंट और आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसकी कहानी को आज इतने ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। हम अगली क्लास में बात करेंगे हाइपो यूटेक्टोइड। सबसे पहले तो यूटेक्टोइड रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। आपने बेसिकली 3 तरह की थर्मल इनवेरिएंट रिएक्शन यहाँ पर पड़ी होगी, ठीक है। एक आपकी होती है यूटेक्टिक पॉइंट और इसके कोरस्पॉन्डिंग यूटेक्टिक रिएक्शन होती है। एक आपका यूटेक्टोइड पॉइंट, एक इसके कोरस्पॉन्डिंग यूटेक्टोइड रिएक्शन होती है। और यहीं से ही हम हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील और इसी तरह से हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन और हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते हैं अगली क्लास में डिस्कस। बाकी यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, टॉपिक आसान है। फिर से कहता हूँ आसान तब है जब आप हर एक चीज को अच्छे से दिमाग में बैठाते चलोगे, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये हमें याद करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कविता जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। तो बताइए कैसी आपकी तैयारी चल रही है और ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए या कहीं कोई कंफ्यूजन? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून।
चलिए तो आज के लिए इतने ही रखेंगे। बाकी आपके अगर कोई और डाउट है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर कोई कंफ्यूजन है, बैच को लेकर या किसी और चीज़ में कोई परेशानी है, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। बाकी आज की कहानी को करेंगे यहीं पर समाप्त, और कल मिलेंगे सेम टाइम पर और स्टार्ट करेंगे आपका आयरन कार्बन डायग्राम। अरुण ऑल क्लियर, ठीक है। विवेक क्लियर, वेरी गुड। आशुतोष क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छे। एमएम का नोट्स प्रोवाइड करवा देना बिल्कुल। जैसे ही देखिए, मैं पहले बता चुका हूं, जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है, जैसे ही आपका ये मटेरियल साइंस कंप्लीट होगा, एमएम आप एक बार फुल फॉर्म लिखिएगा। मटेरियल साइंस अगर कंप्लीट होगा तो इसके नोट्स मैं आपको तुरंत ठीक अपलोड करा दूंगा। बाकी अगर पुराना कोई नोट्स अगर छूटा हुआ है, ये एमएम का मैं समझ नहीं पाया, एमएम, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो जो नोट्स हैं मटेरियल साइंस, हाँ एमएस, एमएस होगा, मटेरियल साइंस होगा एमएस। अगर आप लिखोगे मटेरियल साइंस तो ये होता है एमएस। ठीक है, तो जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा तो मटेरियल साइंस के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं एक चीज और करूंगा कि देखिए, क्वेश्चन ढूंढना, ठीक है, क्वेश्चन ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो नोट्स होंगे इसी के साथ ही क्वेश्चन मर्ज कर दूंगा, ठीक है। लगभग आपके 150 से 200 या ज्यादा क्वेश्चन मर्ज कर दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे। आप थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो सकते हैं, तो आप उस चीज को लेकर परेशान होना कि सर नोट्स में तो बहुत ज्यादा पेज है। होता है क्या है कि जब मैं क्वेश्चन डालूंगा तो एक पेज पर एक ही क्वेश्चन डलता है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान होते हैं। देखिए, जो नोट्स आपको मैं दूंगा, ठीक है, पुराने जो नोट्स हैं वो तो सिंपल व्हाइट पेपर वाले हैं, ठीक है, कॉपी वाले नोट्स हैं। लेकिन जो नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ये जो अभी क्लास में पढ़ाता हूँ यही नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब क्वेश्चन डालूंगा तो एक स्लाइड पर एक क्वेश्चन आएगा, तो इस वजह से नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो जाते हैं। तो बहुत से बच्चे प्रिंट जब उनका निकलवाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप जाओगे दुकान वाले के पास तो उससे बोलना कि एक पेज पर या तो 4 स्लाइड, ऐसा ऑप्शन आता है, एक पेज पर 4 स्लाइड निकल सकती हैं, या एक पेज पर मैक्सिमम 9 स्लाइड भी निकल सकती हैं। तो ये आप उससे बोल सकते हो, वो अपने आप से कर देगा, तो आपके पेज बच जाएंगे। बाकी मैं तो मना ही करूंगा कि प्रिंट आउट आप ना निकलवाओ, ठीक है, सिंपल ऐसे ही रीड कर लो, और मोबाइल के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर आपको क्लियरली दिख जाती होंगी सारी चीजें, उसमें देखने में प्रॉब्लम नहीं होती होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस अगर ज्यादा हो जाए तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें मैं लगभग आपके, मेरा तो यही है कि मैं लगभग 200 क्वेश्चन मटेरियल साइंस के, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन कि आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा। बाकी टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, नोट्स में अपलोड करा दूंगा, उस चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतने रखेंगे और मिलते हैं कल सेम टाइम पर, और बाकी का कंटिन्यू करते हैं फिर कल, ठीक है बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो, मेहनत करो और जमकर पढ़ाई करो।